कर दिया तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना ही सफिशिएंट है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन किसको लूज किया है, देखिए कोई हाँ तो चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। तो उसी सीरीज में हम एक वो एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को लेने की आवश्यकता होगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उस एटम को क्या करना होगा, गेन करना होगा। तो ऐसा ही हमारे पास एक एग्जांपल है किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर वो है 17। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 8 10, हमारे पास 7 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स जो भी लेफ्ट हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके थर्ड सेल में। और यहाँ हमने देखा था अगर किसी के वैलेंस सेल में ऑलमोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, गेन करना होगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो क्लोरीन का अगर आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन के ये सपोज कीजिए क्लोरीन का आपका न्यूक्लियस हुआ, तो ये इसकी फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में क्लोरीन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है यानी कि जो इसकी वैलेंस है उस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 7। यानी कि इसकी K सेल है, इसकी L सेल है और इसकी M सेल। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है अपने वैलेंस सेल को पूरा करने के लिए, यानी कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन के केस में देखते हैं, अगर मान लीजिए क्लोरीन को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो क्या स्थिति होगी, क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स की संख्या कितनी थी भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 ही हो गए। एटॉमिक नंबर हमारे पास होते हैं क्या, किसकी संख्या को बताता है, प्रोटॉन्स की संख्या। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी है 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं क्लोरीन के पास, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब इसके पास, इन प्रोटॉन्स कितने रहे 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 18। तो प्रोटॉन्स की संख्या उतनी ही है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अब कितनी होगी 18। तो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें कौन सा चार्ज एक्सीड कर गया, कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए सोडियम ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया, क्लोरीन को। सपोज कीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको ट्रांसफर कर दिया है, किसको, क्लोरीन। तो ये क्या आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन था आउटमोस्ट सेल में उसने लूज कर दिया है, उसने डोनेट कर दिया है किसको, क्लोरीन को। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था क्लोरीन को, तो सोडियम ने क्या बनाया, आयन बनाया, इट इज Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया। तो क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्लोरीन पर अब कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये आयन बन गए पॉजिटिवली चार्ज आयन, और ये क्या आपका नेगेटिवली चार्ज। तो आपने आयंस के बारे में भी 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे आयंस के बारे में, पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में और एटॉमिक आयंस के बारे में भी आपने कैटायंस और एनायंस को डिस्कस
किया हुआ है कि जो कैटायंस हैं वो कब बनते हैं और एनायंस जो है वो कब बनते हैं। कैटायंस किन्हें कहा जाता है? तो जो आपका सोडियम है ये क्या बनाया है? कैटायन बनाया है। और जो आपका क्लोरीन उसने किसकी फॉर्मेशन की है? आयन की, आयन की फॉर्मेशन की है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इस तरीके से आयन फॉर्मेशन करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इस तरीके से आयन की फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं हमारे पास कंपाउंड कैसे बनते हैं। हमारे पास उनके कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, हम सभी साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कॉमन साल्ट जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं। तो बेसिकली आपका किचन में यूज करते हैं आप कोई चीज़ बनाने के लिए, तो वो बेसिकली क्या है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तरीके से आपने 9th क्लास में कुछ कंपाउंड्स बनाए उस तरीके से उनकी वैलेंसी वगैरह और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया सोडियम क्लोराइड का। कंपाउंड कैसे बना हुआ हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे बना हुआ, तो कहानी कुछ ऐसी रही होगी कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जरूरत होगी और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया? क्लोरीन को। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया तो सोडियम आयन में तब्दील हो गया, और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्लोरीन भी आयन में तब्दील हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी कि अपने आप को ये क्या करेंगे? बाइंड कर देंगे किसी फोर्स की मदद से, एक कंपाउंड बनाएंगे क्या? NaCl। तो हम सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं NaCl। तो क्या स्थिति है यहाँ पर कि ये आयन है Na पॉजिटिव और क्लोरीन क्या है? आयन, और ये आयन्स एक दूसरे से क्या है? अट्रैक्ट विद सम फोर्स। उस फोर्स को हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो वो हम 3rd चैप्टर जब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इस पूरे के पूरे जो है प्रोसेस को दोबारा से वहाँ डिस्कस करेंगे। तो उस फोर्स का भी हम वहाँ पर जिक्र करेंगे जिस फोर्स के द्वारा क्या किया? बाइंड किया। यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि भाई अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर देता है, दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि दोनों के वैलेंस जो लास्ट जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाती है, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं, आयंस की फॉर्मेशन होती है। वो आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद सम फोर्स और एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम किसका नाम देते हैं? क्योंकि आयंस जैसे बने हैं तो इन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड्स। यानी कि अगर ऐसी स्थिति हो, ऐसा कोई एटम समझ में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है किसी दूसरे जो है एटम को, तो आयंस की फॉर्मेशन होती है। आयंस के पीछे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है कि आयंस इन्वॉल्व थे उस कंपाउंड की फॉर्मेशन में। तो इसलिए हमने उन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया? आयनिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के बारे में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे 3rd चैप्टर में। तो यहाँ के लिए हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे कि भाई ऐसा करने से क्या होता है। तो हमने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखी कि भाई इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और जो है कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं उस 4th टर्म की, जिस टर्म को हमने जो है कल डिस्कस नहीं किया था, यानी कि उस टर्म को हमने लेफ्ट कर दिया था कि भाई हम पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि तब उस टर्म को हम थोड़ा सा और क्लियरली समझ पाएंगे। और वो टर्म आपकी क्या थी? 3 टर्म तो ये थी आपकी एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो टर्म थी आपकी वैलेंसी। वैलेंसी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और लास्ट तक टिलेमेसी हम इसको यूज करते रहेंगे। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी को हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ किसकी? एलिमेंट की, एन एलिमेंट, एटम। तो वैलेंसी क्या कहलाती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब क्या क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या मतलब है वैलेंसी का? डिस्कस करते हैं इसी एग्जांपल। तो क्लोरीन के अंदर वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है आपकी 7 और सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 1। ये बात हमें अब पूरी तरीके से क्लियर है कि सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, लूज करना होगा, डोनेट करना होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको डोनेट करने होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको लूज करने होंगे ताकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव हो जाए, यानी कि आपका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीटली फिल हो। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे आपको, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको डोनेट करने होंगे, तो वही क्या कहलाती है कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि वैलेंस। तो सोडियम की जो वैलेंस कितनी होगी 1। क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, तो दो स्थिति थी, इलेक्ट्रॉन लूज करे जाए या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाए। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो क्लोरीन के केस में वैलेंसी का क्या मीनिंग है, तो क्लोरीन के केस में वैलेंसी का क्या मीनिंग है, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मीनिंग है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो कंप्लीटली पूरी तरीके से जो है आपके लास्ट ऑक्टेट को कंप्लीटली फिल करें, यानी कि आपका जो वैलेंस है वो कंप्लीटली फिल हो। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, वही आपकी क्या कहलाएगी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि वैलेंसी, दैट इज। तो सोडियम की भी वैलेंसी कितनी है 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी है 1। हम इस बात से कंफ्यूज होते हैं अक्सर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही वैलेंसी कही जाती है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। हाँ, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मालूम हो तो हमारे लिए ये प्रिडिक्ट करना, ये अनुमान लगाना काफ़ी आसान हो जाता है कि उस एटम की वैलेंसी क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करना है। और क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होगी 1। तो हमारे लिए वैलेंसी का मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। इसको हम नाम दे रहे हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। वो किसी एटम की क्या कहलाती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स दे या कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे वो कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो आगे हम जो है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को भी हम वैसे हमने 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एलिमेंट्स की एग्जांपल के माध्यम से हमने वैलेंसी को फाइंड आउट किया हुआ है 9th क्लास में। तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात हमारे सामने नहीं है। तो जब आप 1 से 20 तक एटम्स की सीरीज लिखकर एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिख रहे होंगे तो साथ में आपको उसकी वैलेंसी भी चेक करनी है कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो हमारे पास एक एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड का देखा था, जिससे हमने आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को समझा। आप फटाफट हम एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं जो बिल्कुल जो है इसी तरीके से है, और एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन और देखते हैं ताकि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो हमारे सामने वो प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम हो जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 हो तो क्या स्थिति होगी, वो अपनी वैलेंसी को किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा, यानी कि किस तरीके से उसको कंपाउंड फॉर्म करने होंगे। तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। वो एग्जांपल आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला आप सभी को मालूम है, और हम ये देखते हैं क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी इसी तरीके से हुई होगी। तो उसके लिए हमें जरूरत होगी, आवश्यकता होगी किस चीज की, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है। अगर आपको डर नहीं है तो आप अपने सामने टेबल रख सकते हैं। तो कोशिश हमने ये करनी है कि 1 से 20 तक हमें क्या हो लर्न। तो हमारे पास 2 एटम और हैं, हम मैग्नीशियम, मैं सब सिंबल यूज कर रहा हूं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8,
और थर्ड सेल यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो संख्या कितनी होगी 2। तो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी फटाफट लिख लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके पास 2। तो 2 का हम केस डिस्कस करते हैं क्योंकि ये हीलियम नहीं है, हम मैग्नीशियम की बात करें तो हीलियम को छोड़ के बाकी सभी केस में अगर आपके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको स्टेबल करने के लिए, सेट में स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा, लूज करना होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे किसको, मैग्नीशियम को। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। तो किसी भी एटम के बारे में आपको कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन से पहले ये आपको 4 टर्म्स वहां पर क्या करना है, नोट डाउन करनी है, लिखनी है। आप दूसरा हमने एक एलिमेंट हमने लिया था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिंबल इसका क्या है, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास मौजूद है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8। सेम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेन रहेंगे 6, 2,6 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, इसकी वैलेंस सेल है तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको जरूरत होगी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो इसकी जो वैलेंसी है कितनी होगी, तो हम इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। और इस बार जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो सिर्फ लास्ट वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करेंगे डॉट्स की मदद से। तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हम इनको टुगेदर इकट्ठे दिखा देते हैं। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 4, 6। तो ये आप जानते हैं मैग्नीशियम को क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पर प्रोटॉन्स की संख्या कितनी बढ़ जाएगी 2 ज्यादा होगी, तो या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी कम हो जाएगी 2 कम हो जाएगी। तो इससे इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। 2 प्लस के साइन से आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Mg2 सेम। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी ज्यादा हो गई है। पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 8 थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन्स 8 ही रहे तो 2 नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम से ट्रांसफर होकर कहाँ आ गए ऑक्सीजन के पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफर कर दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ तो मैग्नीशियम आयन की फॉर्मेशन हुई और जो आपका ऑक्सीजन का जो आयन है इसको हम ऑक्साइड आयन बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन हुई। तो ये दोनों जो है अपोजिटिवली चार्ज आयन्स हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे विद सम फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमारे पास जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी दैट इज MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूंकि इस कंपाउंड में भी आयंस की ही फॉर्मेशन की वजह से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई है, तो इस कंपाउंड को भी हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स अपने जो है वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है एटम और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है गेन करता है, और इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस करना है कि क्या किसी और तरीके से भी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन पॉसिबल है। मान लीजिए अगर अब ऐसा पॉसिबल ना हो, कैसी स्थिति कब हमारे सामने आ सकती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ना हो, उस स्थिति में क्या किया जाए। तो हम अब एग्जांपल लेते हैं कुछ और कंपाउंड्स का जो कि आपके आयनिक कंपाउंड्स नहीं बल्कि इनसे डिफरेंट तरीके से बने हुए कंपाउंड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका
कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इथेन है, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं हमारे पास जिनमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं। तो हम उन केस को डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन या कोई और एग्जांपल देखते हैं, तो जब ऐसा पॉसिबल ना हो कि एक एटम इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके, और दूसरा एटम भी उस स्थिति में नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके, तो तब उस स्थिति में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो हम दूसरे तरीके के जो कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन को देखते हैं, तो वो कंपाउंड्स किस तरीके से आपके बनते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में। तो उन कंपाउंड्स के बारे में हमने डिस्कस करना है, क्या रास्ता हमारे पास है उन कंपाउंड्स को बनाने का, या वो कंपाउंड्स किस तरीके से बने हुए होंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन सिंबल क्या है कार्बन का? C। तो इसका एटॉमिक नंबर जो मालूम है कितना है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो 2,4। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे। तो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड, तो हमने क्या लिखनी थी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारे पास कितनी है? लास्ट सेल में वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही हमारे पास क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 4। अभी तक हमने उस केस को डिस्कस नहीं किया था कि अगर हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या स्थिति होगी, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहिए। तो लेट अस डिस्कस। अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं, या इन चारों ही इलेक्ट्रॉन्स को, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हम बारी बारी से दोनों केस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस नंबर के अलावा बाकी हमारे पास जितने नंबर थे उनमें हमारे पास ये क्लियर था कि भाई कौन सी चीज़ आसान है, कौन को गेन करना आसान है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है। डिसाइड करना काफ़ी इजी था कि जो भी नंबर कम है वही हमारे लिए रास्ता आसान है। यानी कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़े तो हम लूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति वैसी नहीं है। यहाँ पर तो आप 4 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहें तो गेन कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहें तो लूज कर सकते हैं। तो अगर संख्या दोनों साइड बराबर है तो डिसाइड करना आसान काम नहीं कि क्या करना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले कार्बन, तो कितना ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब हम स्टेबिलिटी से डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ आसान रहेगी। तो उसके लिए हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ही जो है क्या करना पड़ेगा, पर ड्रा करना पड़ेगा। तो एक बात तो हमारे सामने क्लियर है कि कार्बन की वैलेंसी जो है, चाहे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे चाहे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, वैलेंसी कितनी रहेगी? तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, इसका चार्ज की वैलेंसी 4 इसकी वैलेंसी है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इस केस को कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज किए जाएं तो कार्बन की स्टेबिलिटी क्या होगी, या क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाना पॉसिबल है। तो देखिए कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं। कहाँ? न्यूक्लियस में। ये 6 प्रोटॉन्स आपके पास यहाँ पर, ये इसका न्यूक्लियस सपोज कीजिए कार्बन का। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सेल में, यानी कि आपकी के सेल है, ये आपकी एल सेल है। एल सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों? क्योंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ वैसी ही स्थिति है, आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों। तो ये 6 प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये 6 प्रोटॉन्स इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं विद सम फोर्स। तो मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटा देता हूँ। सपोज करते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या किया, रिमूव कर दिया। तो प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी रहेगी, 5। यानी कि आउटर मोस्ट शेल की इस बात की जाए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को विद सम फोर्स ये अपनी तरफ क्या करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यूं समझिए कि ये 6 पर्सन है और ये 6 पर्सन्स को हैंडल कर रहे हैं, उनको अपने से क्या किए हुए हैं, बांधे हुए हैं। और सिर्फ आउटर मोस्ट की बात की जाए तो यूं समझिए कि ये 6 प्रोटॉन्स इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। देखिए 4 आदमियों को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उनको जो है कुछ फोर्स से अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। भाई 6 प्रोटॉन थे और लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैं गया और बड़ी आसानी से थोड़ी सी एनर्जी देकर, थोड़ी सी ही रिसोर्स देकर मैं क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से क्या कर लिया, रिमूव कर लिया बड़ी आसानी से। अब क्या होगा, अब स्थिति ये होगी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं, इन तीनों इलेक्ट्रॉनों पर इस न्यूक्लियस की पकड़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इनको और ज़्यादा फोर्स की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि इसकी जो एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि भाई इसके अट्रैक्शन की जो पावर है वो इंक्रीज होगी। यानी कि अब पहले इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना था, अब इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो अब अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मुझे पहले बहुत कम एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ज़्यादा कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो एनर्जी मेरे पास मान लीजिए किसी तरीके से अवेलेबल हो गई और मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर पाया, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस ने आप इतनी टाइटली बाउंड कर लिया अपने साथ, इतनी मजबूती से जो है अपने साथ बांध दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं एनर्जी देकर रिमूव नहीं करा पा रहा। यानी कि या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकूँ, रिमूव कर सकूँ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया किसी तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गई, बट बाकी बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन का काम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से या 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से नहीं हो रहा है। तो कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, लेकिन एनर्जेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास नहीं है कि 1 बाय 1 हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की पकड़ से आज़ाद करा पाएँ, यानी कि उनको रिमूव करा पाएँ। तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। कार्बन ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि हमारे पास जो है इतनी एनर्जी नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकें, लूज कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की तो बात अब हम करेंगे नहीं, यानी कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता। चलो एक और रास्ता है कि क्या हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। ये ठीक है, कार्बन ने कहा ये भी कोशिश करके देख लेते हैं कि क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो, क्या स्थिति होगी जब हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। देखिए कार्बन के पास ऑलरेडी लास्ट सेल वैलेंस शेल को हम ड्रा करते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कहीं से आगे, कार्बन ने उसको गेन किया, तो 6 प्रोटॉन थे, अब
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 7 टोटल ओवरऑल 7 होगी, 6 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन और आ जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। अब सपोज करो अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन और हम कहीं से लेकर आए तो हमारे पास प्रोटॉन्स कितने होंगे 6, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी 10। और इतने कम प्रोटॉन्स को इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए, संभालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते, नहीं संभाल सकते किस्म से, आप ये कह सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियस जो है कार्बन का, यानी कि जो 6 प्रोटॉन हैं वो डिनाई करते, मना कर देते इस बात से कि हम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किए अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो हमें और ज़्यादा अनस्टेबल बना दे रहे हैं। तो दोनों ही केस में कार्बन अपने आप को क्या पा रहा है, असहाय पा रहा है कि हमारी कोशिश ये थी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करा के उसको स्टेबल किया जाए, कि वो केस पॉसिबल नहीं है। और ये भी केस पॉसिबल नहीं है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। दोनों ही स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या गेन करना हमारे पास जो है हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो दोनों ही केस में कार्बन क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, और ज़्यादा हाईली अनस्टेबल हो रहा है। तो अब क्या स्थिति हुई कार्बन के लिए, क्या कार्बन को करना चाहिए कि ये अपनी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करे, यानी कि अपने आप को स्टेबल भी करे और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज भी ना कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन को ऐसा क्या करना चाहिए कि कार्बन की जो वैलेंसी हो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।